नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस ऑफ प्रिंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 5 में बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में, वाटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं वाटर को। वाटर यानी जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, रिवर, जलप्रपात, वाटरफॉल, वर्षा की रिमझिम, अपने नल से जो जल निकलता है उसके बारे में आप सोचने लगते हैं। बच्चे जो है वह वर्षा के समय गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, तो जो जल होता है जो जिसमें आप कागज की नाव तैराते हैं, वह जल कहाँ चला जाता है? वह जल कहाँ चला जाता है? जो जल हमें दिखाई देता है वह बाद में कहाँ चला जाता है? तो इसके बारे में जब हम सोचेंगे तो हमें मालूम होगा कि जो सूर्य का ताप है, जो सूर्य से जो गर्मी आती है, जो सनरेज आती है, उससे उसकी गर्मी से जल जो है वाष्पित हो जाता है। ये वाटर वेपर बन जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। सूर्य की गर्मी से, सूर्य के ताप के कारण जल जो है, जो हमें गड्ढे में जल दिखाई देता है या नदी में, समुद्र में, जहाँ पे हमें जल दिखाई देता है, ये जल जो है वाष्पित होकर वाटर वेपर बन करके ऊपर की तरफ चला जाता है, आकाश की तरफ, और ठंडा होने पर यही जो जल वाष्प होता है, वाटर वेपर होता है, ये इकट्ठा हो जाता है, संघनित हो जाता है और बादलों का रूप ले लेता है। ये जो है क्लाउड फॉर्म कर लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जो प्रक्रम जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र के नाम से जानते हैं, वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। हमारी जो पृथ्वी है यह थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वह आज भी मौजूद है। जिस जल के बारे में हम जानते हैं और बहुत पहले से यह उपस्थित है हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में, वह आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम हरियाणा के खेत के सिंचाई के लिए कर रहे हैं और हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्षों पहले अमेजन नदी में बहता रहा हो। लवण जल के मुख्य स्रोत हैं। लवण जल के मुख्य स्रोत हैं नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। नदी, ताल, सोते और हिमनद लवण जल के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय होता है। लवणीय जल हमें कहाँ मिलेगा? महासागरों और समुद्रों में जो जल हमें मिलता है यह जल लवणीय होता है और इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है महासागरों और समुद्रों के जल में, और इसमें नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। थलशाला हम किसे कहेंगे? यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है जिसे हम थलशाला कहते हैं। अपनी थलशाला हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है
इसे हम समझेंगे। एक बड़े जार का 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से हम दबा दें और इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। सबसे पहले सबसे बड़े पौधे लगाएंगे, उसके बाद उसके चारों ओर छोटे क्षेत्र को सुव्यवस्थित करें और जल की फुहार छिड़कें। जार को बंद कर दें। पत्तियों और मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता हुआ हमें दिखाई देगा। जैसे कि हमने इस प्रक्रिया को किया, हमने जार लिया और जार में हमने इस क्रम में मिट्टी को भर दिया और मिट्टी को भरने के बाद यहाँ पर हमने पौधे लगा दिए और पौधे को लगाने के बाद हम इसमें जल का छिड़काव करेंगे। फिर इस जार को हम ढक्कन से बंद कर देंगे और फिर बाद में हम देखेंगे कि इसमें जल की बूंदें जो है नीचे गिरती हुई हमें दिखाई देंगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जल चक्र वाटर साइकिल का चित्र, जिसमें पहले यहाँ पर जल दिखाया गया है और जल जो है सन की रोशनी से, सन के ताप से ये वाष्पीकरण हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है और यहाँ पर संघनन होता है। इवेपोरेशन होने के बाद, वाष्पीकरण होने के बाद ये जो है कंडेंसेशन की प्रक्रिया है और इसके बाद जब यहाँ पर वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब यहाँ पर जल की बूंदें बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगी और वो अपने भार को एक साथ लेके नहीं चल पाएंगी, तो ये वर्षा होगी और इसे हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे, वर्षण कहेंगे। और इसके बाद यही जल हमें वाह के रूप में मिलता है, रन ऑफ के रूप में मिलता है पहाड़ों से। ये जल चक्र है, वाटर साइकिल की प्रक्रिया है और ये निरंतर चलती रहती है। ये वर्ल्ड मैप में हमें कुछ प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियों के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसे हम लोकेट करके समझने की कोशिश करेंगे। मेजर सीज हैं, लेक्स हैं और रिवर्स को तो देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तर अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से। यहाँ पर सबसे ऊपर नॉर्थ अमेरिका में हमें दिखाई दे रहा है ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर लेक भी हम इसे कहते हैं, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव लेक भी हम इसे कहते हैं। फिर यहाँ पर विनिपेग झील है, विनिपेग लेक हम इसे कहते हैं। सुपीरियर झील को सुपीरियर लेक के नाम से जानते हैं। यूरोन झील यूरोन लेक के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है मिसिसिपी नदी है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में। सॉल्ट लेक सिटी है नॉर्थ अमेरिका में। फिर हम थोड़ा नॉर्थ अमेरिका में नीचे की तरफ आएंगे जहाँ पर ये साउथ अमेरिका से ये जुड़ता हुआ है, तो यहाँ पर हमें कैरेबियन सागर, कैरेबियन सी दिख रहा है। और इसके नीचे जब हम साउथ अमेरिका की तरफ आएंगे, दक्षिण अमेरिका की तरफ, तो यहाँ पर हमें अमेजन रिवर दिख रहा है, अमेजन नदी दिखाई दे रही है। और इसके बाद हम अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका में नाइजर नदी है, कांगो नदी है, यहाँ पर ऑरेंज नदी है, ये विक्टोरिया लेक दिखाई दे रहा है हमें, नील नदी दिख रही है, भूमध्य सागर है यहाँ पर, ये है मेडिटेरियन सी है यहाँ पर, और दनवी नदी है, दनवी रिवर है, काला सागर है, ये ब्लैक सी है, और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी है। फिर इधर हम ये हमारा एशिया है और एशिया में हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, और इधर है अरब सागर, अरब सी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इसके बाद यहाँ पर है हुआंगहो। फिर पूर्वी चीन सागर है यहाँ पर, और इधर दक्षिणी चीन सागर है, और इधर है
कोरल सी है यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया में हम देखेंगे तो यहाँ पे डर्लिन नदी है। तो इस तरह से हमने वर्ल्ड के प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियों के बारे में देखा, और भी हम वर्ल्ड मैप में इसे ढूंढेंगे तो हमें ज़्यादा जानकारी होगी। यहाँ पर इतना ही दिया हुआ है। जल का वितरण हम देखेंगे किस प्रकार है हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, यदि हम देखते हैं कि थल की अपेक्षा जल अधिक है पृथ्वी पर, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तो जल की कमी का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में हम जल के वितरण को देखेंगे किस प्रकार से जल का वितरण हुआ है। तो महासागर जो है यहाँ पर 97.3% जल है। बर्फ छत्रक में 0.02% जल है। भूमिगत जल है हमारे पास 0.68%। झीलों में अलवण जल है 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों का जो परसेंटेज है वो भी है 0.009%। और वायुमंडल में जल है 0.0019%। और नदियों में जो जल है वह है 0.0001%। तो इस प्रकार से हमने डिवीजन देखा 100% का किस प्रकार से डिवीजन है, और साधारण क्रियाकलाप के द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? 1000 लवणता जो है हम किसे कहेंगे? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा जो होती है उसे हम लवणता कहते हैं। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम की है। इजराइल में जो मृत सागर है इसमें 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता है, और तैराक इसमें प्लव सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तो यहाँ पर जो है इसमें वाटर जो है ये यहाँ पर तैराक जो है तैर सकते हैं आराम से। और यहाँ पर हम जो क्रियाकलाप करेंगे जिससे हमें जल की मात्रा का पता चल जाएगा, अलवण जल का वितरण किस प्रकार है वे हमें पता लग जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, 2 लीटर हम जल लेंगे और मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, और बर्तन में 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जो जल हमारे पास बचेगा लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर और समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि यह लवणीय जल होता है, और यह उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है, और चित्र में हम इस जल के वितरण को देख सकते हैं, और आप स्वयं ही देखेंगे कि जल की कितनी मात्रा का उपभोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 चम्मच जो है ये बर्फ छत्रक है, और 2 चम्मच जो जल है ये भौम जल है। तो 1 बूंद जो जल है ये नदियों में पाया गया, और अलवण जल की यहाँ पर झीलें दिखाई दे रही हैं जिसमें आधा चम्मच हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, और प्यासे होने पर
जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। हमने जाना कि जल हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारे जीवन के लिए, और यहाँ पेपर में, न्यूज़पेपर में भी यहाँ पे दर्शाया गया है जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और अपने घर और स्कूल में जल संरक्षण के लिए कुछ विधियां हम सुझाएंगे और इसमें देखेंगे किस प्रकार से हम जल को सुरक्षित कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम समझेंगे महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने पर कुछ जादुई सी हमें अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत। समुद्री तट पर हम जब नंगे पैर चलेंगे तो हमें कुछ जादुई सी अनुभूति होगी। पुलिन पर नम बालू मिलेगा, ठंडी पवन होगी, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, समुद्री पक्षी हमें दिखेंगे और वायु में लवणीय गंध होगी। लहरों का संगीत हमें बहुत सम्मोहित करता है, बहुत ही आकर्षित करता है। ताल और झील के शांत जल के विपरीत जब महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ताल और झील के जो जल होते हैं ये शांत जल होते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है, यह जल जो है कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। महासागरीय जो गतियां होती हैं उन्हें हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। और जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। समुद्र की जो गतियां होती हैं उसमें तरंगे, ज्वार भाटा इत्यादि आते हैं, तो उनकी गतियों में हम तरंगों को समझेंगे। समुद्र तट पर गेंद खेलते समय गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। समुद्र तट पर जब हम गेंद से खेलते हैं और गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब गेंद जो है जल में गिर जाता है तो यह देखने में बहुत ही मनोरंजक होता है, क्योंकि ये जो गेंद है ये तरंगों के साथ तट पर वापस लौट आता है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें हम तरंगे कहते हैं। महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठना और गिरना तरंगे कहलाता है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब तूफान आता है और तेज वायु चलती है, पवन की जो गति होती है बहुत तेज हो जाती है तो विशाल तरंगे उत्पन्न होती है और इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं और इससे जो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगे उठती हैं, इन तरंगों को हम नाम देते हैं सुनामी। सुनामी कहते हैं हम इन्हें। और अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं और 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। 2004 में सुनामी आई थी और ये भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश
विनाशकारी सिद्ध हुई थी और सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट का कुछ हिस्सा इस सुनामी में डूब गया था। सुनामी क्या है? सुनामी जो है ये पृथ्वी का तांडव है। पृथ्वी के तांडव के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी की तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था और ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा का पश्चिमी सीमा था। यह तरंगे जो हैं उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा का पश्चिमी सीमा पर था और इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। 9.0 मापी गई थी और भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट नीचे धंस गई थी। भारतीय प्लेट और वर्मा प्लेट इस के कारण नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई और इस कारण से भूकंप आया और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी और पश्चिमी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेटों के नीचे चले जाने का जल वापस समुद्र तट पर लौटा और यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या आप जानते हैं जब समुद्र सतह पर हल्की पवन बहती है, जब तरंगे उत्पन्न होती हैं, जितनी तेज पवन बहती है तरंगे उतनी ही बड़ी होती हैं। जितनी तेज पवन बहती है पवन जितनी तेज बहती है तरंगे भी उतनी बड़ी होती जाती है और जब समुद्र सतह पर हल्की पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं इसलिए हम इन्हें पोताश्रय तरंगे कहते हैं। में स्थित था वह पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी, जो कि 700 से लेकर के 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, वह कम होकर के 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी की तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई थी, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। भारत में जब सुनामी आई थी 2004 में तो आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सर्वाधिक क्षेत्र जो थे ये प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। जैसे कि प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी मिलती है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर की सुनामी कभी कभी ही आती है,
क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी के द्वारा किया गया विनाश का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से विनाश हुआ था उस समय। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों और हिंद महासागर के तटीय निवासियों की जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। हिंद महासागर के जो तटीय निवासी थे उनमें जागरूकता नहीं थी, सुनामी के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसके कारण वहां पर जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उन अचंभे को देखने में लग गए कि ऐसा क्या हो रहा है और लोग वहां पर एकत्र हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप काफी क्षति हुई। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में लोग जो उत्सुक थे वह खड़े हुए थे और उन दर्शकों की वहां पर मृत्यु हो गई जो इसे देखने में लग गए कि ऐसा क्या हो रहा है। तो कभी सुनामी आए तो हमें ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए और उसके पास से कहीं दूर चले जाना चाहिए। ज्वार भाटा, जिसे हम टाइड कहते हैं, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल में उठना और गिरना। दिन में 2 बार जो नियम है ज्वार भाटे के आने का, 2 बार दिन में आता है और महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे हम ज्वार कहते हैं। जब जल उठकर सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तब उसे हम भाटा कहते हैं। तो आपने यहाँ ज्वार और भाटा का अंतर समझ लिया होगा। जब महासागरीय जल उठता है और गिरता है तो उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब उठता है यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर जल जाता है और तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे हम ज्वार कहेंगे। और जब जल निम्न स्तर तक आ जाता है और पीछे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहेंगे और इसे हम इंग्लिश में टाइड कहते हैं। ज्वार को हम हाई टाइड कहते हैं और भाटे को हम लो टाइड कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में लघु ज्वार भाटा और बृहद ज्वार भाटा का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इसे हम स्प्रिंग टाइड, हाई टाइड या उच्च ज्वार भाटा या बृहद ज्वार भाटा भी कहते हैं। बृहद ज्वार भाटा का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जो लघु ज्वार भाटा होता है इसे हम नीप टाइड, लो टाइड, निम्न ज्वार या लघु ज्वार भाटा भी इसे कहते हैं। इसका चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे बृहद ज्वार भाटे को। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। और अगर हम इसे आसान भाषा में समझेंगे तो जो इनकी आकर्षण शक्तियां होती हैं उससे महासागरीय जल ऊपर उठता है या महासागरीय जल का नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, आप इस चित्र में देख सकते हैं पृथ्वी और चंद्रमा की निकटता। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के
निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। और ऐसा तब होता है जब पूर्णिमा और अमावस्या का दिन होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में उच्च ज्वार आते हैं, स्प्रिंग टाइड आता है। और इस समय जो यह ज्वार होता है, यह सबसे ऊंचा ज्वार उठता है और इस ज्वार को हम बृहद ज्वार के नाम से जानते हैं, स्प्रिंग टाइड के नाम से जानते हैं या हाई टाइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम इस चित्र में देख रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हमको दिखाई दे रही है और ऐसी स्थिति पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आती है। इसके बाद जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, यहाँ पर आप चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे तो पृथ्वी से ये 90 डिग्री में आपको दिखाई दे रही है। तो चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है। ऐसी स्थिति पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में से महासागरीय जल पर पड़ता है। विपरीत दिशाओं से पड़ता है पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, नीप टाइड या लो टाइड आता है ऐसे में, और इसे हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं। आप इस स्थिति को यहाँ पर देख सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी एक सीध में है और चंद्रमा अपने चतुर्थांश में है, प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में है। ऐसी स्थिति में लघु ज्वार भाटा आता है। ये जो उच्च ज्वार आता है, हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड आता है, यह स्थिति नौ संचालन में सहायक होती है और ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। जल, महासागरीय जो जल होता है, ये काफी ऊपर की उठने लगता है और ऐसी स्थिति में नौ संचालन की स्थिति बनती है, बहुत सहायक होता है और ये जहाज को बंदरगाह तक बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार जब आता है तो ऐसी स्थिति में मछलियां जो है तट के निकट आ जाती हैं, मछलियां तट के निकट आ जाती हैं और मछुआरे बिना कठिनाई के ही मछली पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे होने से जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। तो जब स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड आता है तो वह बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किन काम के लिए? जहाज को बंदरगाह पर आसानी से पहुंच जाते हैं, नौ संचालन बहुत आसानी से होता है और मछलियां जो है तट के निकट आ जाती है तो मछुआरे मछली आसानी से पकड़ लेते हैं और ऐसी स्थिति में विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। अब हम समझेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती हैं। महासागरीय सतह पर ये नियमित रूप से जलधाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी होती हैं। दो तरह की होती है महासागरीय धाराएं, गर्म और ठंडी। सामान्यतः जो है गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी जो धाराएं होती हैं ये ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर जो महासागरीय धारा है ये शीत धारा है, ठंडी धारा है। जबकि गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है,
जो गर्म धाराएं होती हैं, इनसे स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है और जिस स्थान पर गर्म और शीत धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में मत्स्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है। जापान के आसपास का क्षेत्र और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं महासागरीय धाराओं का। ये विश्व मानचित्र पर चित्र देख रहे हैं आप। विभिन्न भिन्नताओं के कारण धाराओं में भी भिन्नता दिखाई देती है। ये विभिन्नताएं क्या होती हैं? जैसे घनत्व डेंसिटी डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है। वाष्पीकरण में भी उतार चढ़ाव होता है। वर्षा कहीं पे कम या अधिक होती है। दाब या प्रेशर कहीं पे कम, किसी स्थान पे कम, किसी स्थान पर अधिक होता है। टेम्परेचर की भी स्थिति ऐसी ही होती है, कहीं पे कम या अधिक होता है। तो धाराएं जो है दो प्रकार की हमें दिखाई देती हैं, गर्म धारा और ठंडी जलधारा। यहाँ पर विश्व मानचित्र में आप देख रहे हैं, रेड कलर से गर्म जलधाराओं को दिखाया गया है, चिन्हित किया गया है, और ब्लू कलर से ठंडी धाराओं को इसमें चिन्हित किया गया है। यहाँ पे शीत धारा और यहाँ पे उष्ण धारा है, गर्म जलधारा है। तो दो तरह की धाराएं हैं। गर्म जलधारा जो है ये रेड कलर से है और ठंडी जलधारा ब्लू कलर से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे हम सभी जानते हैं विषुवत रेखा या जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इक्वेटर। ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर के जो पास का तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, ये काफी अधिक होता है। इक्वेटर के पास की जलधारा जो होती है, ये इसके गर्म होने की संभावना रहती है और यहाँ की जो जलधारा यहाँ से प्रवाहित होगी वह बहुत गर्म हो जाती है और जो जलधारा विषुवतीय क्षेत्र से होकर के निकलती है, ये जलधारा ध्रुवों की ओर चलती है। आप सभी को पता है कि ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये उत्तरी ध्रुव जो होता है ये ऊपर की तरफ होता है, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ और साउथ पोल नीचे की तरफ होता है। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से जलधारा जो चलेगी वह जलधारा हमेशा ठंडी होगी विषुवतीय क्षेत्र की तरफ, और जो जलधारा विषुवतीय क्षेत्र से होकर के ध्रुवों की ओर चलेगी वो जलधारा हमेशा गर्म होगी। गर्म जलधाराओं का निर्माण विषुवतीय क्षेत्र में होता है और ठंडी जलधाराओं का निर्माण उच्च अक्षांशों में होता है। जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलते हैं वहां पर घना कोहरे वाला क्षेत्र बनता है। गर्म और ठंडी जलधाराएं, कोहरे वाला मौसम यहाँ पर बन जाता है और इसके कारण नौ संचालन में यहाँ बाधा उत्पन्न होती है और वहां पे घना कोहरा क्षेत्र होने के कारण वहां पर प्लैंटन नामक घास पाई जाती है और जो कि छोटी मछलियों का आहार होता है और छोटी मछलियां बड़ी मछलियों का आहार होती हैं। उन्हें खाने के लिए बड़ी मछलियां भी वहां आ जाती हैं। इस कारण से यह जो क्षेत्र होता है मछली उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र बन जाता है। ऐसे दो क्षेत्र हैं जिनके नाम है न्यू फाउलैंड के समीप जो है गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर की धारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान है जिसे हम ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो स्थित है इसे हम जानते हैं। न्यूफाउंडलैंड का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये है और यहीं पर है ग्रैंड बैंक जो मछली पकड़ने का प्रसिद्ध क्षेत्र है। और जापान के निकट है क्यूरोसियो की गर्म जलधारा और ओएसियो की ठंडी जलधारा यहाँ पर मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर घना कुहासा होता है और उन्हीं परिस्थितियों का निर्माण होता है जो मत्स्य क्षेत्र के लिए
काफी जरूरी मानी जाती हैं, तो वो क्षेत्र यहाँ पर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर की धाराओं के बारे में हम जान लेते हैं। प्रशांत महासागर आपकी अवस्थित यहाँ पर है, ये दोनों तरफ से प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं वे हैं उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलप्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुसीमा जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विपरीत विषुवतीय रेखीय जलधारा। और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा। ये प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराएं थी। अब हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में। अटलांटिक महासागर की अवस्थिति यहाँ पर है, दक्षिणी, ये उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ब्राजील जलधारा, विपरीत विषुवतीय रेखीय जिसे हम गिनी जलधारा भी कहते हैं, इरमिंजल जलधारा। और अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं लेब्राडोर की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, कनारी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। अब हम बात करेंगे हिंद महासागर के जलधाराओं के बारे में। हिंद महासागर यहाँ पर अवस्थित है। हिंद महासागर की गर्म और स्थायी जलधाराएं हैं दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, अग्लुहास की जलधारा। और हिंद महासागर की ठंडी और स्थायी जलधारा है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हिंद महासागर की जो ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा होती है गर्म और परिवर्तनशील जलधारा है, ये शीतकालीन मानसून प्रवाह में ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा होती है। चैप्टर हमने कर लिए है, आइए इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्रश्नों के अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, वर्षण क्या है? निम्न प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। वर्षण क्या है? जल वाष्प संघनित होकर बादलों का जब रूप ले लेता है और यहाँ से वर्षा हिम और ओस या सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरने लगता है, तो ऐसी स्थिति को हम वर्षण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जल चक्र क्या है? जल चक्र जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच में चक्कर लगाता रहता है, उसे ही हम जल चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? लहरों को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं, जल की मात्रा, वायु की गति, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, दूसरा है महासागरीय जल में लवणता की मात्रा, तीसरा है वायु की गति, चौथा है तापीय अंतर, पांचवा है पृथ्वी की घूर्णन गति। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा क्या है और कैसे उत्पन्न होते हैं? ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो दे, तो ऐसी स्थिति को हम ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराएं क्या है?
महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी धारा। अगले प्रश्न का जो प्रकार है इसमें हमको कारण बताना है। पहला प्रश्न है, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? समुद्री जल नमकीन होने के कारण है, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड और या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। दूसरा कारण है, समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। तीसरा है, समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होना और लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण न हो सकने के कारण ये समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं, इसीलिए समुद्री जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। जल की गुणवत्ता का ह्रास होने का कारण है, मनुष्य के क्रियाकलापों में काफी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। उद्योगों से निकलने वाले जो रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास होता है और घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल विभिन्न जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास होता है। अगले प्रश्न का जो प्रकार है इसमें हमको सही उत्तर को चुनना है। पहला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं जल के बीच चक्कर लगाता रहता है। इसका जो सही उत्तर होगा ये है जल चक्र। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा के निकट, इक्वेटर के निकट। अगला प्रश्न है, 3 दिन में जो 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना कहलाता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। तो इसमें हमको सही जोड़े बनाने हैं। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है विशालतम झील, इसे हम सागर कहते हैं लेकिन ये है झील, विशालतम झील है ये। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा जल में आवधिक चढ़ाव और उतार को हम ज्वार भाटा कहते हैं। सुनामी कहते हैं तीव्र भूकंपीय तरंगों को सुनामी कहा जाता है। और महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं होती हैं। अगर आपको हमारे यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल फोकस अप टू इनफिनिटी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।